कहने का मतलब है कि अगर बात पूछता है कि ये कितनी जोड़ी होती है, तो याद रखना कि यह 3 जोड़ी होती है। यह कितनी जोड़ी होती है भाई? तो यह 3 जोड़ी होती है। इस चीज को आप लोग ध्यान देना। अब आप कहोगे कि 3 जोड़ी में कौन कौन सी होती है, तो पहला हम बोल सकते हैं कि पहले वाले को हम लोग कर्णपूर्व ग्रंथि कहते हैं। कर्णपूर्व कहते हैं, जिसको हम लोग इंग्लिश में पैराटॉइड ग्रुप में जानते हैं। जो दूसरा होता है उसको हम लोग किस रूप में, तो उसको हम लोग अधोजंब कहते हैं। तीसरा हमारा क्या होता है? अधोजंब होता है। इस चीज को ध्यान देना, जिसको हम लोग किस रूप में इंग्लिश में सब मैंडिबुलर कहते हैं। उसको हम इंग्लिश में क्या कहते हैं? तो सब मैंडिबुलर कहते हैं। जो तीसरा होता है उसको हम लोग किस रूप में, तो उसको हम लोग अधोजिह्वा के रूप में जानते हैं। ध्यान देना, तीसरा जो होता है उसको हम लोग किस रूप में? अधोजिह्वा, यानी कि उसको हम लोग सब लिंगुअल के रूप में जानते हैं। इस चीज को आप लोग ध्यान देना। ये भी 2 होते हैं, ये भी 2 होते हैं, और ये भी क्या होते हैं? तो 2 होते हैं। ये 3 जोड़ी ग्रंथियां मिलकर क्या करती, तो हमारे शरीर में ग्रंथि का निर्माण करती, जिस ग्रंथि को हम लोग लार ग्रंथि कहते हैं। और सबसे जो है एक रस स्रावित होता है। इन सभी ग्रंथियों से रस स्रावित होता है, जिसको हम लोग किस रूप में? तो लार के रूप में जानते हैं। ध्यान देना, अगर हम बात करते हैं पहले वाले कर्णपुरु के बारे में, ये जो कर्णपुरु होता है ना, हम लोग इस कर्णपुरु के बारे में बात करते हैं तो कान के पीछे होता है भाई। एक कान के पीछे इधर और एक कान के पीछे इधर है, दोनों कान के पीछे हो गया ना, तो एक जोड़ी हो गई। एक जो है अधोजंब का मतलब होता है जबड़े के नीचे, यहां पर होती है दोनों तरफ, तो दोनों जबड़े के नीचे जो होगी, एक तो इधर हो गया, एक तो इधर हो गया। और एक जो अधोजीवा होती है, जो कि जीभ के नीचे होता है, यानी कि जीभ के नीचे एक साइड में एक होता है और एक इस साइड में होता है, दोनों साइड, यानी कि 3 इधर होता है, 3 इधर होता है। और ओवरऑल हम बोल सकते हैं कि 3 जोड़ी ग्रंथियां मिलकर हमारे शरीर में एक ग्रंथि का निर्माण करती है, जिस ग्रंथि को हम लोग लार ग्रंथि के रूप में जानते हैं। याद रहेगा, जिस ग्रंथि को हम लोग क्या कहते हैं भाई? तो लार ग्रंथि कहते हैं। और ध्यान देना कि इस लार ग्रंथि के द्वारा, अगर हम बात करते हैं कि इस लार ग्रंथि के द्वारा क्या होता है, तो एक रस स्रावित होता है। लार ग्रंथि के द्वारा एक रस स्रावित होता है, और इस रस स्रावित होता है। हम बात करें इस रस के बारे में, तो ध्यान देना, इस रस को हम लोग किस रूप में? इस रस को हम लोग लाला रस, लाला, या फिर हम लोग इसको किस रूप में? तो लार रस के रूप में जानते हैं। इस चीज को आप लोग याद रखना। तो ये जो ग्रंथियां होती हैं, जिसको हम लोग किस रूप में, तो ध्यान देना साथी, जिसके बारे में हम बात कर रहे हैं, तो इस ग्रंथि को हम लोग किस रूप में, तो साथी ध्यान देना, और हम लोग इस ग्रंथि के बारे में चर्चा करें तो हम लोग किस ग्रुप में? ठीक है, 1 मिनट। तो इस ग्रंथि को हम लोग किस रूप में भाई? तो इस ग्रंथि को हम लोग लाला रस या फिर लार रस के रूप में जानते हैं। इस चीज को आप लोग ध्यान देना, ठीक है। तो यहां से हम लोग बातें करते हैं भाई, ये लार रस होता क्या? लार करता क्या है हमारे इस पाचन की प्रक्रिया में, जो कि हम लोग पाचन में पढ़ रहे हैं, तो इसके बारे में थोड़ा डिस्कस करना होगा ना। तो यहां तक आप लोगों ने बातों को समझा। अब हम बात करते हैं आगे किसके बारे में, तो इस लार के बारे में बात करते हैं। ये लार होता क्या है? जिसको हम लोग सैलिवा कहते हैं। इसको हम लोग क्या कहते हैं? सैलिवा कहते हैं। साथ ही याद रखना, अगर लार के बारे में बात करते हैं, इसकी जो पीएच वैल्यू होती है, अगर इसकी पीएच वैल्यू के बारे में चर्चा करते हैं, तो पीएच वैल्यू कितना होता है? तो 6.5 होता है। मतलब बोल सकते हैं कि जो लार होता है हमारा, वो क्या होता है? तो साथ ही ध्यान देना कि इसकी पीएच वैल्यू 6.5 है। इसका मतलब कि ये जो है एसिडिक नेचर का होता है। ये किस नेचर का होता है भाई? तो ये एक प्रकार का एसिडिक नेचर का होता है। इस चीज को ध्यान देना। यानी कहने का मतलब है कि जैसे भोजन हमारे मुख में जाता है, मैंने क्या बोला कि यह भोजन को क्या करता है? तो भोजन हमारे मुख में जाता है, तो भोजन को कौन सा प्रवृत्ति देता है? तो भोजन को अम्लीय प्रवृत्ति को देता है। भोजन को अम्लीय प्रवृत्ति देता है। इस चीज को, भोजन को अम्लीय प्रवृत्ति देता है। इस चीज को आप लोग ध्यान देना, ठीक है। अम्लीय प्रवृत्ति में बदल देता है, परिवर्तित करता है। इस चीज को आप लोग याद रखना, ठीक है। तो ये हम बात करें किसके बारे में, तो हम बात करते हैं इस लार के बारे में। तो आप लोगों ने क्या देखा कि लार जिसकी पीएच वैल्यू 6.5 होती है, तो हम बोल सकते हैं ना कि जिसकी पीएच वैल्यू 7 से कम होता है, उसको हम लोग किस रूप में? एसिडिक के रूप में जानते हैं। जो 7 से ऊपर होता है उसको हम लोग क्या कहते हैं? बेसिक कहते हैं, यानी अल्कलाइन कहते हैं। तो साथ ही ये होता है। अब हम बात करते हैं कि प्रतिदिन हमारे शरीर से, मेरे दोस्त याद रखना, अगर हम चर्चा करते हैं कि प्रतिदिन ये कितना लीटर, तो 1.5 लीटर, साथ ही याद रखना कि प्रतिदिन 1.5 लीटर स्रावित होता है। इस बात को भी आप लोग याद रखना, 1.5 लीटर स्रावित होता है। इस बात को भी आप लोग याद रखना। कहने का मतलब है कि मान लो कि अगर एक दिन में हमारे मुख से कितनी मात्रा में लार का श्रावण होता है, अगर ये क्वेश्चन पूछ देता है, तो आप क्या बताओगे? तो 1.5 लीटर बताना।
क्या बताओगे भाई? तो धीरे धीरे बताना। और ये जो हमारे भोजन को अम्लीय प्रवृत्ति में परिवर्तित करता है, यानी अम्लीय प्रदान अम्लीयता देता है, इस बात को याद रखना, क्योंकि इसकी पीएच वैल्यू 6.5 होता है और ये एक प्रकार का एसिडिक नेचर का होता है, अम्लीय प्रवृत्ति का होता है। इस बात को आप लोग याद रखेंगे। उसके बाद अगर हम लोग चर्चा करते हैं इसके आगे की कहानी के बारे में, तो ध्यान देना, हम बात करेंगे इस लार के बारे में, और भी बहुत सारी कहानियां हैं। ध्यान देना कि इसमें हम बोल सकते हैं कि इसमें निम्न एंजाइम पाया जाता है, इसमें निम्न एंजाइम पाया जाता है। इस चीज को आप लोग याद रखना, इसमें निम्न एंजाइम पाया जाता है मेरे दोस्त, इस बात को आप लोग याद रखना। और वो कौन कौन सा एंजाइम है, तो याद रखना कि जो पहला एंजाइम है ना, तो इस पहले एंजाइम को हम लोग किस रूप में, अगर हम इस पहले एंजाइम के बारे में बात करते हैं तो उसको हम लोग किस रूप में, तो लारिया एमाइलेज के रूप में जानते हैं मेरे साथ ही। लारिया एमाइलेज जो है ये होता है, जिसको हम लोग किस रूप में, तो टाइलिन के रूप में भी जानते हैं, जिसको हम लोग क्या कहते हैं, जिसको हम लोग टाइलिन भी कहते हैं। इस चीज को भी आप लोग याद रखना। तो ये हमारा टाइलिन होता है। तो ध्यान देना कि लारिया एमाइलेज इसको क्यों कहते हैं, ठीक है, लारिया एमाइलेज क्यों कहते हैं, अगर इसके बारे में हम लोग बात करते हैं तो भाई एमाइलेज का काम क्या होता है, तो याद रखना हम लोग एमाइलेज के बारे में फिर से पढ़ेंगे जब हम लोग पढ़ेंगे अग्नाशय। तो वहां भी एमाइलेज का काम ही होता है कार्बोहाइड्रेट का डाइजेशन करना। कार्बोहाइड्रेट यानी कि जो कि हमारे कार्बोहाइड्रेट जनरली ग्लूकोज के रूप में नहीं होता है, ग्लूकोज एक बहुत ही सरल रूप होता है, तो उस सरल रूप में नहीं होता है, वो बहुत ज्यादा हार्ड यानी कि बहुत ज्यादा कॉम्प्लेक्स रूप में होता है, जिसको हम लोग स्टार्च कहते हैं। तो ये टाइलिन क्या करता है, सॉरी ये जो एमाइलेज क्या करता है, हमारे कार्बोहाइड्रेट का डाइजेशन करता है। लेकिन मुख में जब कार्बोहाइड्रेट का डाइजेशन होता है तो वो किस एंजाइम के द्वारा, तो याद रखना वो लारिया एमाइलेज हो सकता है, या फिर उसी को हम लोग किस रूप में, तो टाइलिन कहते हैं। हम बोल सकते हैं कि ये करता क्या है भाई, तो याद रखना या स्टार्च को, मेरे साथ ही याद रखना, स्टार्च को हम लोग मंड कहते हैं। हमने बोला कि ये स्टार्च जो होता है, इस स्टार्च को यानी मंड को माल्टोज में कन्वर्ट करता है। मेरे दोस्त याद रखना कि माल्टोज में परिवर्तित करता है, परिवर्तित करता है। इस चीज को भी आप लोग जरूर याद रखना, माल्टोज में परिवर्तित करता है। इस चीज को आप लोग जरूर याद रखना। समझ में आ रही बात? एक बार सभी लोग कमेंट करना भाई, एक बार सभी साथी कमेंट करना, जितने लोगों ने हमारे सेशन को ज्वाइन किया हुआ, जो हम लोग पढ़ रहे हैं, जो मैं आपके सामने में रख रहा हूं, क्या आप लोगों को क्लियरली समझ में आ रही है? ध्यान देना कि जो दूसरा एंजाइम होता है, पहला एंजाइम का ये काम होता है, जो दूसरा एंजाइम होता है उसको हम लोग क्या कहते हैं, तो दूसरे वाले को लाइसोजाइम कहते हैं। दूसरे वाले को क्या कहते हैं मेरे दोस्तों, लाइसोजाइम कहते हैं। और ये जो लाइसोजाइम होता है, ये भोजन में जो भी भोजन के माध्यम से हानिकारक जीवाणु अगर हमारे मुख में इंटर कर रहे हैं ना, हमारे मुख में अगर इंटर कर रहे हैं हानिकारक जीवाणु जो आसपास के भोजन के माध्यम से, तो उन हानिकारक जीवाणुओं का भोजन में क्या करता है कि नष्ट करता है। तो भोजन में हानिकारक जो जीवाणु होते हैं, भोजन में हानिकारक, अगर हम लोग जीवाणु के बारे में बात करते हैं, हानिकारक जीवाणु को क्या करता है, तो हानिकारक जीवाणु को नष्ट करता है, हानिकारक जीवाणु को नष्ट करता है। इस चीज को आप लोग याद रखना, जिस हार्मोन को हम लोग जिस एंजाइम को हम लोग किस रूप में, तो जिस एंजाइम को हम लोग लाइसोजाइम के रूप में जानते हैं, इस बात को आप लोग ध्यान देना, ठीक है। इस एंजाइम को हम लोग किस रूप में, तो लाइसोजाइम के रूप में जानते हैं, इस बात को आप लोग याद रखना। तो यहां से हम लोगों ने लार के बारे में बात किया कि लार हमारे करते क्या है। मैंने लार के बारे में डायरेक्टली जो भी बातें थी उन सारी बातों को मैंने आप लोगों के सामने रखा, ठीक है। यहां तक तो हम लोगों ने चीजों को क्लियरली देख लिया, ओके। क्लियर है? तो ये हमारी किसके बारे में बात हो रही थी, हम लोग बात कर रहे थे लार के बारे में, इन सब चीजों के बारे में मैंने देखा। अब देखो साथी, अब यहां से भोजन हमारा भोजन के रूप में गया था, यानी हमारे मुख में जो भी भोज्य पदार्थ थे भोजन के रूप में गए थे, लेकिन भोजन का कुछ पार्ट हमारा क्या हुआ, तो डाइजेस्ट हो गया ना, यानी कुछ पार्ट बोले तो हमारा जो माल्टोज था, हमारा जो स्टार्च था, यानी कि जो मंड था, वो टूट गया, कॉम्प्लेक्स से थोड़ा तो सरल में हुआ। अब वो किसमें बदल गया, माल्टोज में बदल गया। लेकिन क्या प्रोटीन का डाइजेशन हुआ? नहीं हुआ। क्या वसा का डाइजेशन हुआ? नहीं हुआ। क्या खनिज का डाइजेशन हुआ? खनिज का जो है कहीं कुछ प्रॉब्लम हुई? नहीं हुई, ठीक है। सर लिवर को क्या बोल रही है जी, लिवर कहां से दिख गया, पगला वगला है क्या? सुबह सुबह लिवर लिवर कर रहा है भाई, लिवर कहाँ लिखे हैं हम? ठीक है, तो ध्यान देना साथी, हम लोगों ने यहां तक चीजों को समझा। अब आगे बात करते हैं कि हमारा जो पहले तो जो हमारा क्या था भाई, तो पहले जो हम लोग भोज्य पदार्थ को खाए थे, तो उस भोज्य पदार्थ में बहुत सारे मटेरियल्स थे, ठीक है, भोजन था। लेकिन अब हमारा स्टार्च जो था, वो हमारा स्टार्च किसमें बदल गया, तो माल्टोज में बदल गया। ये हमारा क्या, माल्टोज में बदल गया, जो कि हम बोल सकते हैं कि कार्बोहाइड्रेट का आंशिक डाइजेशन हुआ।
यानी हम बोल सकते हैं कि आंशिक डाइजेशन हुआ। उसके साथ हमने बोला कि उसमें हमारा क्या है, प्रोटीन भी है, उसमें हमारा क्या है, वसा भी है, उसमें हमारा क्या है, खनिज भी है, उसी में हमारा क्या है भाई, तो उसी में हमारा भी जल भी है। तो अब जो ये सारे पदार्थ है ना, अभी जो सारे पदार्थ हैं इनको हम बोल सकते, हाँ, जल के साथ साथ इसमें विटामिन भी होगा, जल के साथ साथ इसमें क्या होगा, विटामिन भी होगा। तो ये जो सारे पदार्थ है ना, अभी हमारे भोजन नहीं कहलाते हैं। अब इनको हम लोग भोजन नहीं कहेंगे, इनको हम लोग किस रूप में, तो ध्यान देना कि माल्टोज हो गया, प्रोटीन हो गया, वसा हो गया, इन सभी भोज्य पदार्थ को हम लोग किस रूप में, तो अब भोजन के रूप में नहीं, बल्कि हम लोग इसको किस रूप में, तो बोलस के रूप में जानते हैं मेरे दोस्त। इस चीज को आप लोग याद रखना। अब ये बोलस हमारा आगे की तरफ प्रवेश करेगा। अब भोजन भोजन नहीं रहा, अब ये क्या हो गया, क्या हो गया भाई, तो ये जो है बोलस हो गया। अब बोलस बोलस हमारे आगे की तरफ प्रवेश करता है। तो जब आगे की तरफ प्रवेश करेगा ना, तो लाल मुख गुहा की बात मैंने बताया था कि हमारी कौन सी पार्ट होती है, तो उसको हम लोग फेरिंग्स कहते हैं, यानी कि हमारा ग्रसनी होता है। ग्रसनी के बाद तब जाकर ग्रास नली होता है, और तब ग्रास नली के बाद हम लोग अमाशय, छोटी आंत, बड़ी आंत, इस तरह से चीजों को पढ़ेंगे। ठीक है, तो यहां तक हम लोगों ने चीजों को देखा। अब आगे हम लोग बात कर रहे हैं भाई, इसकी आगे की जो कहानी होगी वो हमारे कौन से अंग के बारे में होगा। इस हम बात करेंगे ग्रसनी के बारे में। मेरे दोस्त, ग्रसनी हम लोग बात करें किसके बारे में, तो हम बात कर रहे हैं इस फेरिंग्स के बारे में। इस चीज को आप लोग याद रखना। अब देखो फेरिंग्स क्या होता है, इसके बारे में आप लोग को मैं बता देता हूं। मान लो कि एक फिगर मैंने आपको बना दिया, चलो ये सिन्हा जी का फिगर मैं बना रहा हूं, ठीक है। ये पूरा एकदम बाल वाल एकदम इसे झाड़े हुए हैं, ठीक है। अब ध्यान देना कि ये मान लो कि हमने बोला कि जो भोजन हमारा क्या हुआ, इधर से एंटर किया। भोजन भाई मुख से ही जाएगा ना, ये दो को छिद्र दिख रहा है, तो एक तो नाक है, एक मुख है। तो भोजन हमारा इधर से एंट्री किया मेरे दोस्त। तो याद रखना कि भोजन हमारा जब इधर से एंट्री करता है ना, और ऊपर से हमारी क्या होती है, तो ऊपर से हमारी हवाएं आती हैं। ये हमारा नाक है, और नाक से हमारा क्या होता है, हवाएं आता है। तो आप लोग एक चीज को देख रहे होंगे, एक चीज को आप देख रहे होंगे, क्या देख रहे हैं भाई, अब ये चीज देख रहे हैं ना, ठीक है। अब एक चीज को देख रहे हैं कि मुख भी हो गया, ठीक है। मुख के साथ साथ मैंने बोला कि अब हमारा नाक का छिद्र, दोनों का छिद्र जो है एक साल आगे जा रहा है, लेकिन दोनों जो है एक जगह, दोनों के दोनों क्या हो रहे हैं भाई, तो एक जगह ही खुल रहे हैं। पूरा मतलब कि ये वाला हमारा क्या कॉमन पार्ट है, और इसी कॉमन पार्ट को हम लोग किस रूप में, तो ग्रसनी के रूप में जानते हैं। मेरे साथ ही यहां से जानते हो, यहां से दो नलियां निकलती है। यहां से आप लोग ध्यान देना कि यहां से दो नलियां निकलती है। एक नली जो होता है पूरा का पूरा खुला हुआ होता है, मतलब इस तरह से सी आकार की कार्टिलेज के साथ जुड़ा होता है। और एक जो नली होती है पूरी की पूरी चिपकी होती है। ये पूरी की पूरी क्या होता है, तो चिपकी होती है। इस चीज को आप लोग याद रखना, ठीक है। अच्छा, लीवर को बोलचाल में क्या कहते हैं, लीवर को बोलचाल में जिगर कहते हैं, ठीक है। जिगर कहते हैं मेरे दोस्त, इस चीज को ध्यान देना, जिगर कहते हैं। तो ध्यान देना मेरे साथी, मैंने क्या बोला कि ये जो ग्रसनी होता है ना, हम बोल सकते हैं कि ग्रसनी जो है श्वास नली तथा ग्रास नली का एक उभयनिष्ठ भाग होता है, एक कॉमन पार्ट होता है, जहां से दो नलियां निकलती हैं। जहां से एक नली जो होती है पूरी की एक नली को हम लोग, जहां से भोजन एंटर करता है, भोजन हमारे शरीर के अंदर प्रवेश करता है, उस नली को हम लोग किस रूप में, तो ग्रास नली कहते हैं। और जो दूसरा होता है उसको हम लोग किस रूप में, तो साथ ही याद रखना, उसको हम लोग श्वास नली के रूप में जानते हैं। इस बात को अपने दिमाग में बैठा लेंगे मेरे साथी। यहां से मैंने क्या बोला कि यह जो हम बोल सकते हैं भाई कि यह क्या होता है, तो यह हम बोल सकते हैं कि यह बोल सकते हैं कि यह पाचन तंत्र तथा श्वसन तंत्र का, यह पाचन तंत्र तथा श्वसन तंत्र का उभयनिष्ठ भाग होता है, उभयनिष्ठ भाग होता है। इस चीज को आप लोग याद रखना। साथ ही याद रखना कि यहां से दो नलियां, यहां दो नलियां खुलती है, यहां दो नलियां खुलती है, दो नलियां खुलती है। जैसे से पहला हम बोल सकते हैं, पहला हमारा क्या होता है, पहला हमारा श्वास नली होता है। पहले वाले को हम लोग क्या कहते हैं, श्वास नली कहते हैं। अब आप बताओ कि हमारा भोजन जो है श्वास नली में जाएगा कि ग्रास नली में जाएगा, एक बार कमेंट करना तो। और जो दूसरा होता है उसको हम लोग किस रूप में, दूसरे वाले को हम लोग ग्रास नली कहते हैं। भोजन हमारा श्वास नली में जाएगा कि ग्रास नली में जाएगा, एक बार कमेंट करना। ओइसोफेगस भी इसको कहा जाता है।
एक बार सभी लोग कमेंट करना भाई कि हमारा भोजन श्वास नली में जाएगा कि ग्रास नली में जाएगा। हमारा जो भोजन है वो श्वास नली में जाएगा कि ग्रास नली में जाएगा, और सभी लोग कमेंट करना, ठीक है। हाँ बिल्कुल नेहा शर्मा, बिल्कुल पढ़ना है, जीएस में भी तो है ना, जीएस वालों को भी तो पढ़ना है ना, और जी पीआरटी वालों को भी पढ़ना, ठीक है। तो साथ ही ध्यान देना, मेरे कहने का मतलब है कि पाचन तंत्र तथा श्वसन तंत्र का उभयनिष्ठ भाग, उभयनिष्ठ का मतलब होता है कॉमन, उभयनिष्ठ का मतलब क्या होता है भाई, तो उभयनिष्ठ का मतलब कॉमन होता है, इस चीज को आप लोग ध्यान देना। और यहां से यहां दो नलियां खुलती हैं, जिसमें से एक नली को हम लोग किस रूप में, तो श्वास नली कहते हैं, और दूसरे वाले को ग्रास नली कहते हैं। अब ध्यान देना कि श्वास नली जो है ना, ये वाली जो नली है, इधर वाली की नली के बारे में बात करते हैं, तो ये वाली जो नली है उसको हम लोग क्या कहते हैं, उसको हम लोग ट्रैकिया कहते हैं। ट्रैकिया बोले तो हमारा श्वास नली है, और इधर वाली जो नली है उसको हम लोग क्या कहते हैं, उसको हम लोग ग्रास नली कहते हैं। भाई श्वास नली हमारा पूरा का पूरा खुला हुआ है, लेकिन ग्रास नली खुला हुआ नहीं है, ग्रास नली पूरा का पूरा क्या, चिपका हुआ, ग्रास नली पूरा का पूरा क्या, चिपका हुआ है। तो ये बताओ कि जहां पे भोजन, जहां से नली हमारी पूरी की पूरी खुली रहेगी, जहां नली हमारी पूरी की पूरी खुली रहेगी, हमारा भोजन ऑटोमेटिक है कि वहीं पे जाएगा जो खुला हुआ ना पार्ट है। लेकिन ध्यान देना कि हमारा जो ग्रास नली है ना, पूरा का पूरा चिपका हुआ है, तो भोजन तो उसमें नहीं जा पाएगा ना। लेकिन हाँ एक प्रॉब्लम होती है, मतलब एक प्रॉब्लम नहीं बोल सकते, एक ब्रेकर होता है। जैसे हम लोग भोजन को निगलते हैं ना, जैसे हम लोग भोजन को निगलते हैं, तो इस श्वास नली के ऊपर एक ढक्कन होता है। मेरे साथ ही याद रखना, जो श्वास नली है, इस श्वास नली के बारे में बात करते हैं, इस पे इसके ऊपर एक ढक्कन होता है, जिस ढक्कन को हम लोग किस रूप में, एपिग्लोटिस कहते हैं। मेरे दोस्त याद रखना, हम बात करते हैं कि ये हमारा कौन सा पार्ट होता है, इसको हम लोग किस रूप में, इसको हम लोग एपिग्लोटिस के रूप में जानते हैं। मेरे दोस्त इस चीज को आप लोग याद रखना। अब ये एपिग्लोटिस क्या करता है कि जैसे हम लोग भोजन को निगलते हैं, तो एपिग्लोटिस क्या करता है कि हमारे श्वास नली को ढक लेता है। भाई श्वास नली को ढक लिया तो एक ही मार्ग दिखाना, अब मार्ग कौन सा दिख रहा है, तो हमारा ग्रास नली का दिख रहा है। यही रीजन है कि भोजन को निगलते समय हमारे श्वास नली को ढक लेता है जब एपिग्लोटिस, तो हमारा भोजन श्वास नली में न जाकर भोजन हमारा कहां प्रवेश कर जाता है, तो ग्रास नली में प्रवेश कर जाता है। इस चीज को आप लोग ध्यान देना, ठीक है। तो यहां से आप लोगों ने क्या देखा कि ग्रसनी या पाचन तंत्र तथा श्वसन तंत्र का उभयनिष्ठ भाग होता है, और यहां दो नलियां खुलती हैं, जिसमें से एक को श्वास नली, दूसरे को ग्रास नली कहते हैं। साथ ही याद रखना कि हम बोल सकते हैं कि भोजन को निगलते समय, भोजन को निगलते समय हम बोल सकते हैं कि भोजन को निगलते समय क्या होता है भाई, भोजन को निगलते समय एपिग्लोटिस के बारे में बात करते हैं कि एपिग्लोटिस क्या करता है। तो भोजन को निगलते समय एपिग्लोटिस क्या करता है भाई, कि श्वास नली को, एपिग्लोटिस श्वास नली को क्या करता है, तो श्वास नली को ढक लेता है, श्वास नली को ढक लेता है, जिससे भोजन, जिससे भोजन के बारे में बात करते हैं, जिससे भोजन श्वास नली में न जाकर, जिससे भोजन श्वास नली में न जाकर कहां चला जाता है, तो श्वास नली में न जाकर, मेरे दोस्त याद रखना, श्वास नली में न जाकर ग्रास नली में प्रवेश कर जाता है। ग्रास नली में हम बोल सकते हैं, ग्रास नली में चला जाता है, चला जाता है। इस चीज को आप लोग याद रखना। तो यहां से हम लोगों ने चीजों को देखा कि भाई अब हमारा भोजन जो है क्यों नहीं श्वास नली में जा रहा है। इसलिए श्वास नली में नहीं जा रहा ना, क्योंकि श्वास नली के ऊपर एपिग्लोटिस है। जैसे हम लोग भोजन खाना को खा रहे हैं, निगल रहे हैं, तो एपिग्लोटिस उसको ढक ले रहा है, ठीक है। तो साथ ही याद रखना, अब यहां पे हम बातें एक चीज और बोल सकते हैं कि मान लो कि जैसे आप लोग देखना कि कभी कभी आपको खाते समय ना सरक जाता है, तो लोग को कहता है कि तुमको कोई याद कर रहा है या फिर तुमको कोई गाली दे रहा है। ऐसा कोई जरूरत नहीं है, मतलब ऐसी कोई जरूरी नहीं है कि कोई आपको गाली दे रहा है तभी आपको सरकेंगे। अगर आप खाना खाते समय बोलते हो ना, तो बोलने के क्रम में अगर आप खाना खाते समय बोलते हो तो भाई अंदर से हवा निकलता है, और हवा कहां से निकलेगा, श्वास नली से निकलेगा, क्योंकि श्वास नली तो मेरा खुला हुआ है। तो अंदर से जब हवाएं निकलती तो उस श्वास नली के ऊपरी वाले भाग पर लैरिंग्स होता है, और वो लैरिंग्स आवाजों को उत्पन्न करता है। जब आप बोल रहे हो और उसी समय कुछ निगल रहे हो, भाई बोल रहे हो उसी समय निगल रहे हो, तो बोलोगे तो हमारा हवा बाहर आएगा, तो एपिग्लोटिस क्या होगा, खुल जाएगा। और जब उसी समय निगले, तो उसी समय निगले, तो मेरे दोस्त याद रखना कि हमारा भोजन ग्रास नली में न जाकर श्वास नली में प्रवेश कर जाता है। लेकिन जैसे ही श्वास नली में जाता है, तो जैसे हमारे आगे की तरफ पहुंचेगा ना, तो फेफड़ा कहता रे 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 तोरा कोनो काम नहीं, तू कहां से आगे ले रे, तू कहां से लो। तो ध्यान देना कि नीचे से क्या करता है, प्रेशर मारता है, भगाता है उसको। जब भगाता है ना, तो वही कहा जाता है कि सरक गया है, और लगता है कि कोई कह रहा है कि तुमको कोई गाली दे। ऐसा कुछ नहीं होता। जब नीचे से प्रेशर मारता है, देखना अगर आपका चावल का जो दाना होता है अगर उसमें इंटर मारता है, तो चावल का दाना कभी कभी नाकों से निकल जाता है। ऐसा हुआ है कि नहीं आपके साथ? ऐसा होता है। पानी अगर हो तो पानी भी आपकी नाक से निकल जाते हैं।
तो ऐसा तभी होता है जब आप भोजन को निगलते समय अगर आप लोग जो है बोलते हो ना, तो उस समय ऐसी बातें होती है। और इसलिए हमारे जो पूर्वज, हमारे जो पहले के लोग हैं, जो पूर्वज हैं बोल सकते हैं, उन लोगों ने कहा था, उन लोग बोलते हैं कि भाई खाना खाते समय बोलना नहीं चाहिए। इस चीज को आप लोग ध्यान देना। तो ऐसी ऐसी कहानियां होती हैं। तो ये हमारे फेरिंग्स के बारे में बात कर रहे थे। अब हम बात करें किसके बारे में, तो ग्रास नली के बारे में। ठीक है, तो साथ ही याद रखना, हमने बात किया कि अब हम लोग किसके बारे में बात करेंगे, तो अब हम लोग चर्चा करेंगे इस ग्रास नली के बारे में। दोस्त इस चीज को याद रखना, टॉपिक डालना। हमारा टॉपिक होगा ओइसोफेगस। ओइसोफेगस के बारे में बात करेंगे, यानी हम बात करेंगे किसके बारे में, इस ग्रास नली के बारे में। ध्यान देना कि जो लंबी नली है ना, ये जो लंबी नली है, इसी को हम लोग ग्रास नली कहते हैं। ये जो लंबी नली है ना, उसको हम लोग क्या कहते हैं, उसको हम लोग ग्रास नली कहते हैं। अब ये ग्रास नली क्या कर रहा है, तो हमारे भोजन को, हमारी जो बोलस के रूप में अब भोजन दिख रहा है ना, अब उस बोलस को कहां, तो ग्रसनी से कहां पहुंचा रहा है, तो अमाशय तक पहुंचाने का काम करता है। हमारे भोजन को क्या कर रहा है भाई, हमारे भोजन को ग्रसनी से कहां, तो अमाशय तक पहुंचाने का काम हमारा वही ग्रास नली करता है। इस चीज को आप लोग ध्यान देना। तो यहां से हमने क्या देखा कि अब हम बात करें किसके बारे में, इस ग्रास नली के बारे में बात कर रहे हैं। ध्यान देना, हम बात करें इस ग्रास नली को फूड पाइप भी कहा जाता है, भोजन नलिका भी कहा जाता है, जिसकी लंबाई के बारे में चर्चा करते हैं कि इसकी जो लंबाई होती है ना, इसकी जो लंबाई होती है 25 सेंटीमीटर होता है मेरे दोस्त। इस चीज को आप लोग याद रखना। और इस जो हमारा ग्रास नली है, उसको हम लोग फूड पाइप भी कहते हैं। अगर कहीं कहीं फूड पाइप दे देता है, फूड पाइप दे देता है, तो याद रखना कि उसको छोड़ना नहीं है, समझ जाना कि वही बोल रहा है, उसी के बारे में बात कर रहा है। ध्यान देना कि यह करता क्या है, तो यह जो है एक लंबी नली होती है। यह क्या होता है, एक लंबी नली है, नली होती है जो भोजन को क्या करता है भाई, यह एक लंबी नली होती है जो हम बोल सकते हैं कि जो भोजन को, मेरे साथ ही याद रखना कि जो भोजन को कहां से कहां तक, जो भोजन को ग्रसनी से, जो भोजन, और ध्यान देना कि भोजन अब हमारा किस रूप में है, तो बोलस रूप में है। भोजन को ग्रसनी से कहां तक, तो ग्रसनी से अमाशय तक। मेरे साथ ही याद रखना, अमाशय तक। अब यहां पर एक तो बात याद जरूर रखना, क्योंकि ये क्वेश्चन हमारे टीआरई 1 में भी आया था, टीआरई 2 में भी आया था, टीआरई 3 में भी आया था। सोचो कैसा क्वेश्चन है। क्वेश्चन ये है, मैंने क्या बोला भाई, एक मिनट, एक मिनट, मैंने क्या बोला कि जो हमारा भोजन है, साथ ही हमारा जो ग्रास नली होता है ना, जो ग्रास नली के बारे में बात कर रहे हैं, ये जो नली मैंने इधर वाला बनाया है, ग्रास नली है। जब हम लोग ग्रास नली के बारे में बात करते हैं, तो ग्रास नली पूरा का पूरा चिपका हुआ, ग्रास नली पूरा का पूरा क्या है, तो चिपका हुआ, एकदम पूरा चिपकल है। जैसे इसमें भोजन जाता है, तो ये चिपका हुआ फूला, भाई पूरा चिपका का मतलब बहुत ज्यादा टाइटली चिपका हुआ नहीं है, हाँ ये चिपका हुआ है, बस ये आप जान सकते हैं। जैसे इसमें भोजन जाएगा ना, ये पूरा क्या होगा, फूलेगा। जैसे मान लो कि अगर बात करते हैं कि ग्रास नली में जब भोजन जाता है, अगर कोई भोजन की नलियां, भोजन जो है जाता है, तो भोजन जाएगा तो इसे फूलेगा, फिर पिचकेगा, फूलेगा पिचकेगा, फूलेगा पिचकेगा। कुछ इस प्रकार से हमारे क्या होते, तो हमारे इस प्रकार से भोजन आगे की तरफ प्रवेश करता है। साथ ही याद रखना कि ये जो भोजन है हमारे ना, मान लो कि हमारा भोजन का लुगदी है, ये हमारा बोलस का लुगदी है, और ये जैसे जैसे आगे बढ़ रहा है वैसे वैसे फूल रहा है। बाकी जो है पीछे आगे का पार्ट क्या हो, तो चिपका का चिपका हुआ है। इस चीज को आप लोग याद रखना। तो यहां से हम लोगों ने क्या देखा, जान दो, ये वाला प्रोसेस, ये जो प्रक्रिया होती है, इस प्रक्रिया को हम लोग क्रमानुकुंचन कहते हैं। इस प्रक्रिया को किस रूप में, तो उसको हम लोग क्रमानुकुंचन के रूप में जानते हैं, यानी कि उस प्रक्रिया को हम लोग पेरिस्टाइल प्रोसेस कहते हैं। और ये क्वेश्चन पूछा गया टीआरई 1 में भी, टीआरई 2 में भी, टीआरई 3 में भी, कि अमाशय में, सॉरी, हम बात करते हैं कि जो फूड पाइप पे भोजन का स्थानांतरण होता है, और जो फूड पाइप पे भोजन का स्थानांतरण होता है किस रूप में होता है, किस प्रक्रिया के माध्यम से, तो याद रखना उस प्रक्रिया को हम लोग क्रमानुकुंचन यानी पेरिस्टाइल प्रोसेस के नाम से जानते हैं। इस बात को याद रखेंगे, ठीक है। तो मैंने क्या लिखा कि यह लंबी नली होती है जो भोजन को ग्रसनी से अमाशय तक किस प्रक्रिया के माध्यम से, मेरे दोस्त, तो इसको हम पूरे के पूरे लिख देते हैं, या अमाशय तक क्रमानुकुंचन प्रक्रिया यानी हम बोल सकते हैं पेरिस्टाइल प्रोसेस के माध्यम से पहुंचाता है, ठीक है, याद रहेगा। हाँ बिल्कुल, प्रतिभा पटेल तुम बकरी का ही देखो, ठीक है, बकरी का देखे हैं सर, हाँ ठीक है भाई, बकरी का देखो, बकरी खा रही होगी तो देखोगी। तो ध्यान देना, यहां से हम लोगों ने चीजों को देखा।
अब यहां से आप लोग याद रखोगे ना ये वाला प्रक्रिया, तो ये प्रक्रिया से हमारे क्वेश्चन टीआरई 1 में भी आया था, ध्यान देना। इस प्रक्रिया के ये प्रक्रिया जो है हमारे टीआरई 1 में भी देखने को मिला था, ये क्वेश्चन टीआरई 2 में भी देखने को मिला था, टीआरई 3 में भी देखने को मिला। क्या पता टीआरई 3 का जो फिर से एग्जाम हो रहा है उसमें भी देखने को मिले। तो आप लोग इस प्रक्रिया से रूबरू रहे हैं, और जैसे क्वेश्चन लाए मतलब खींच ले, बोले बक बार बार आएगा तू तो रकम देख लेंगे और उसको देख लेना है, ठीक है। तो हमारी ग्रास नली, अब देखो भोजन हमारा कहां पहुंचा, लंबी नली होती जो भोजन को ग्रसनी से अमाशय तक, अब हमारा भोजन कहां पहुंच गया, अमाशय में पहुंच गया। अब हमारा भोजन कहां पहुंच गया भाई, अमाशय में पहुंच गया। तो जब अमाशय में पहुंच गया तो उस अमाशय को हम लोग अब अमाशय के बारे में बात करेंगे कि अमाशय होता क्या। तो अगला हमारा पॉइंट होगा और वो होगा अमाशय, जिसको हम लोग स्टोमक भी कहते हैं मेरे साथी, स्टोमक भी कहते हैं। और ये हमारा पेट होता है, पेट। ध्यान देना कि इस पेट में बात करते हैं कि पेट में हमारा जो भोजन होता है ये पूरे जो है लगभग 3 से 4 घंटे तक रहता है। क्योंकि जब हम लोग भोजन को खाते हैं तो भोजन को खाएंगे तो पहले चबाएंगे निगलेंगे, ठीक है। तो चबाएंगे निगलेंगे, उसके बाद जो भोजन हमारे ग्रासनली के माध्यम से अमाशय में आएगा। देखो अमाशय में भोजन आकर स्टोर होता है, क्योंकि अमाशय में बहुत सारी प्रक्रियाएं होंगी। प्रक्रिया क्या क्या होता है भाई, अमाशय में सारा का सारा भोजन आकर क्या हो जाता है, स्टोर होता है। और जब स्टोर होता है तो अमाशय की दीवार पर एक ग्रंथि पाई जाती है, जिस ग्रंथि को हम लोग जठर ग्रंथि कहते हैं। मेरे दोस्त याद रखना, उस ग्रंथि को हम लोग जठर ग्रंथि कहते हैं। और जो जठर ग्रंथि क्या करता है कि जितना मात्रा में हमने बोला कि जितनी मात्रा में भोजन को अमाशय रखा हुआ है उतनी मात्रा में एक रस स्रावित करता है, जिस रस को जठर रस कहते हैं, जिसको हम लोग गैस्ट्रिक जूस कहते हैं। मेरे दोस्त याद रखना कि जो गैस्ट्रिक जूस होता है उसके अंतर्गत में बहुत सारे मटेरियल्स होते हैं जो कि हमारे अलग अलग कामों को करने का काम करता है, ठीक है। श्वसन नली के बारे में नहीं करना है भाई, इस पढ़ रहे पाचन तंत्र, तो श्वसन नली के बारे में कैसे पढ़े। क्या हो गया कमर महफूज, क्या बोल रहे हो भाई, क्या कमेंट करता है भाई, समझ में नहीं आता। सर बायोलॉजी का जो टर्म है उसको इंग्लिश में भी लिखा कीजिए प्लीज। हाँ लिख देता हूँ ना, मैं लिख देता हूँ। गुड मॉर्निंग सर फ्रॉम भभुआ। अच्छा मैं भी भभुआ से हूँ, मनोज कुमार सिंह, मैं भी भभुआ ही से हूँ, ठीक है। चलो अब भाई पढ़ाई कर लो ना, थोड़ा पढ़ाई कर लो आप, ठीक है। अब देखो अब भोजन हमारा कहाँ पहुंच गया, मान लो कि हमारी एक नली है और इस नली के माध्यम से भोजन हमारा आ गया, ग्रास नली। अभी जो भोजन जैसे ही आगे गया ना तो एक हमको अंग मिला, जिस अंग को हम लोग कुछ इस प्रकार किस इस रूप में जानते हैं। अब ध्यान देना कि भोजन हमारा, अब ये जो अंग है ना इसी को अमाशय कहते हैं, ठीक है। इसको हम लोग क्या कहते हैं भाई, इसको हम लोग अमाशय कहते हैं। अब आप बताओ कि अमाशय अंग्रेजी वर्णमाला के किस अक्षर के समान दिखता है, तो जे के समान दिखता है, ठीक है। ये जो है जे के समान दिखता है, इस चीज को आप लोग ध्यान देना। तो ध्यान देना मैंने क्या बोला भाई, हम बात करें अमाशय के बारे में तो याद रखना ये जे आकार की आकृति होती है, जे आकार का होता है, जे आकार का होता है, इस चीज को आप लोग याद रखना। हम बात करें किसके बारे में, जे आकार का होता है। ये किस आकार का होता है भाई, तो ये जे आकार का होता है, इस बात को आप लोग ध्यान, ठीक है। तो ये हम बोल सकते जे आकार का होता है। और साथ ही याद रखना यहां यहां भोजन के बारे में बात करते हैं, यहां भोजन क्या होता है, यहां भोजन 3 से 4 घंटे तक, 3 से 4 घंटे तक बोल सकते हैं, 3 से 4 घंटे तक संग्रहित रहता है, 3 से 4 घंटे तक संग्रहित रहता है। इस चीज को आप लोग याद रखना। मेरे साथ ही याद रखना कि इसके इसके भी 3 परत है, 3 पार्ट है। जैसे हम बोल सकते हैं जो स्टार्टिंग वाला जो पार्ट होता है उसको हम लोग किस रूप में, ये 3 परत होता है, ध्यान देना। इसके भी कितने, तो 3 परत आप लोग को देखने को मिलेंगे। अगर हम बात करते हैं अमाशय के 3 परत कौन कौन सा है, तो एक को हम लोग कार्डियक कहते हैं, दूसरे को फंडस कहते हैं, तीसरे को पाइलोरिक कहते हैं। इसको हम लोग किस रूप में, इसको हम लोग कार्डियक कहते हैं। दूसरे वाले, ये पहला हमारा पार्ट है। दूसरे वाले को हम लोग किस रूप में, दूसरे वाले को हम लोग फंडस कहते हैं, फंडस होता है। और जो तीसरा वाला पार्ट होता है ना, तीसरा वाला, इसको हम लोग किस रूप में, जिसको हम लोग पाइलोरिक कहते हैं। मेरे दोस्त याद रखना कि इसके 3 परत दिख रहे हैं, पहला कार्डियक, दूसरा फंडस, तीसरा क्या है, तो पाइलोरिक है। इस चीज को आप लोग ध्यान देना, इसके 3 पार्ट होते हैं। उसके बाद हम लोग बोल सकते हैं कि जो हम लोग अमाशय के बारे में बात करते हैं तो याद रखना इसकी दीवार पर क्या होता है भाई, तो इसकी दीवार पर
एक ग्रंथि पाई जाती है, इसकी दीवार पर जठर ग्रंथि पाई जाती है। इस बात को आप लोग याद रखना मेरे दोस्त, याद रखना जठर ग्रंथि जिसको हम लोग गैस्ट्रिक जूस कहते हैं, जिसको सॉरी गैस्ट्रिक ग्लैंड कहते हैं। ये गैस्ट्रिक ग्लैंड के बारे में बात कर रहे हैं कि गैस्ट्रिक ग्लैंड पाया जाता है या फिर स्थित होता है, इस चीज को आप लोग याद रखना। अब ये जो गैस्ट्रिक स्थित होता है, हम लोग इसके बारे में बात करते हैं कि चलो ठीक है, ये गैस्ट्रिक ग्लैंड तो स्थित है। अगर हम लोग इसके बारे में बात करते हैं भाई, चलो हम इसकी दीवार पर जठर ग्रंथि पाई जाती है, गैस्ट्रिक ग्लैंड पाई जाती है। तो ये जो गैस्ट्रिक ग्लैंड करता है क्या है, तो साथ ही याद रखना, ये हम चर्चा कर रहे हैं इस जठर ग्रंथि के बारे में। तो ये क्या करता है, तो एक रस स्रावित करता है, जिस रस को हम लोग जठर रस कहते हैं। जिस रस को हम लोग किस रूप में, जिस रस को हम लोग गैस्ट्रिक जूस कहते हैं मेरे दोस्त, इस चीज को आप लोग याद रखना मेरे साथ। इस गैस्ट्रिक जूस के अंतर्गत में 3 प्रकार के कुछ पार्ट पाए जाते हैं, जिसमें से एक हमारा HCl होता है, दूसरा हम बोल सकते हैं, दूसरा हमारा क्या होता है, दूसरा हमारा एंजाइम होता है मेरे दोस्त। जो तीसरा होता है उसको हम लोग किस रूप में, तो उसको हम लोग म्यूकस के रूप में जानते हैं। इस चीज को आप लोग याद रखना। तो देखो ये जो हमारे पार्ट है, इन सब के बारे में हम लोग चर्चा कर रहे हैं कि होता क्या है, ठीक है। तो ध्यान देना साथी, मेरे कहने का मतलब, तो यहां पे हम लोगों ने क्या देखा कि देखो यहां पर क्या हमारा ये अमाशय है, और अमाशय जो एक प्रकार की जे आकार का अंग होता है, इस चीज को आप लोग याद रखना। और यह भोजन 3 से 4 घंटे तक संग्रहित रहता है। यहां भोजन बोल सकते हैं, यहां जो भोजन होती है मेरे दोस्त, याद रखना कि यहां भोजन 3 से 4 घंटे तक संग्रहित होता है, और इसकी दीवार पर एक ग्रंथि पाई जाती है, जिस ग्रंथि को गैस्ट्रिक ग्लैंड कहते हैं। मेरे साथ ही अमाशय के बारे में बात करते हैं। अमाशय के 3 भाग होते हैं, अमाशय के 3 भाग होते हैं, जिसमें से पहला हमारा कार्डियक है, दूसरा हमारा फंडस है, और तीसरा को हम लोग पाइलोरिक कहते हैं। अब आप लोग का कमेंट होना चाहिए कि अगर मान लो कि अगर हम बात करते हैं कि हमारे ग्रास नली से अमाशय का कौन सा भाग जुड़ा होता है, साथ ही याद रखना अगर क्वेश्चन, कार्डियक को हिंदी में भी कार्डियक बोलते हैं, और फंडस को हिंदी में फंडस ही बोलते हैं, पाइलोरिक को हिंदी में पाइलोरिक ही कहते हैं, ठीक है। तो ध्यान देना साथी, अगर क्वेश्चन पूछ देता है, अगर क्वेश्चन क्या पूछता है भाई, कि क्वेश्चन ये पूछेगा कि हमारे ग्रास नली से अमाशय का कौन सा भाग जुड़ा है, तो आप क्या बताओगे, अपने से थोड़ा कॉमन सेंस लगाओ। ये ग्रास नली ऊपर से आ रही है, और अमाशय का कौन सा भाग, अमाशय में 3 भाग होता है, पहला सबसे ऊपर कार्डियक है, दूसरा फंडस है, तीसरा क्या पाइलोरिक है। और उसी अमाशय की दीवार पर एक ग्रंथि पाई जाती है, जिस ग्रंथि को जठर ग्रंथि, जो जठर ग्रंथि क्या करता है कि जठर रस निकालता है, और उस जठर रस के अंतर्गत में HCl हमारा हाइड्रोक्लोरिक एसिड है। ये HCl क्या है भाई, अब लिख बोल रहा है कि सर HCl को हिंदी में क्या कहते हैं, मेरे दोस्त याद रखना, हिंदी में इसको हाइड्रोक्लोरिक एसिड कहते हैं। ये हमारा हाइड्रोक्लोरिक एसिड होता है, इस चीज को आप लोग ध्यान देना, ठीक है। ये एंजाइम का मतलब एक प्रकार का जैव उत्प्रेरक होता है, और म्यूकस है, इस बात को ध्यान देना कि अब ये करते क्या है, इन सब के बारे में हम लोग चर्चा करेंगे भाई, ठीक है। HCl तो है एक प्रकार का एंजाइम, लेकिन ये एक प्रकार का एसिड है, लेकिन ये एंजाइम कौन कौन सा होता है, इसके बारे में हम लोग बात करेंगे। चलो वेरी गुड, बहुत अच्छा। कार्डियक होता है, साथ ही याद रखना, मेरे कहने का मतलब है कि ये जो हमारा HCl है, जानते हो HCl जो है एक प्रकार का स्ट्रोंग एसिड होता है। मेरे साथ ही याद रखना, अगर हम चर्चा कर लेते इस HCl के बारे में, तो HCl के बारे में बात करते हैं, तो यह हमारा एक प्रकार का क्या होता है मेरे दोस्त, यह एक प्रकार का स्ट्रोंग एसिड होता है। स्ट्रोंग एसिड का मतलब होता है प्रबल अम्ल होता है, ध्यान देना भाई, यह एक प्रकार का हमारा प्रबल अम्ल होता है, इस चीज को आप लोग याद रखना। अगर इसके हम लोग pH वैल्यू के बारे में चर्चा करें ना, इसकी जो pH वैल्यू होती है वो कितना होता है भाई, तो इसके जो pH वैल्यू होती है 1 से लेकर 1.5 होता है, इस चीज को आप लोग याद रखना। तो इसकी pH वैल्यू इतना होता है, तो इसका मतलब समझ रहे हो कि जितना कम pH वैल्यू होगा उतना ही मजबूत हमारी क्या होगी, एसिडिक होती है, इस चीज को आप लोग याद रखना। भाई हम लोगों ने भोजन को किया, जब भोजन को खाने के क्रम में हमारा भोजन मान लो कि जितना मात्रा में होता है, उतना ही मात्रा में गैस्ट्रिक ग्रंथि क्या करती है, जो गैस्ट्रिक ग्लैंड होता है, जो जठर ग्रंथि क्या करता है कि उतना ही मात्रा में क्या करेगा भाई, तो उतना ही मात्रा में क्या करता है, तो वो जो है जठर रस स्रावित करता। जठर रस के अंतर्गत में क्या होता है, तो हमारे HCl होते हैं। यही रीजन है ना कि बहुत ज्यादा खाने के बाद या फिर बहुत ज्यादा हम लोग क्या करते हैं कि ऑयली चीज खा लेते हैं ना, ऑयली पदार्थ। तो ऑयली पदार्थ के खाने के क्रम में क्या होता है भाई कि उसको डाइजेस्ट करने के लिए उतना मात्रा में हमारा जठर ग्रंथि क्या करता है कि जठर रस निकालता है, तो बहुत ज्यादा एसिडिटी, एसिड हमारे पेट में आ जाते हैं। तो यही रीजन है कि कुछ समय के बाद हमको एसिडिटी वाला फीलिंग आती है। तो याद रखना साथी, हमने क्या बोला कि यह हमारा HCl एक प्रकार का स्ट्रॉन्ग एसिड है, हमारा एक प्रकार का प्रबल अम्ल होता है, जिसकी pH वैल्यू मैंने बोला, इसकी pH वैल्यू 1 से लेकर 1.5 तक होती है मेरे साथी, इस चीज को आप लोग याद रखना। अब ये HCl करता है क्या है भाई, तो यह भोजन को क्या करता है, यह भोजन को अम्लीय बनाता है, यह भोजन को अम्लीयता देता है, भोजन को अम्लीय बनाता है, इसको बोल सकते हैं कि भोजन को क्या कर रहा है भाई, तो भोजन को अम्लीय बनाता है मेरे साथी, इस बात को आप लोग याद रखना।
यह भोजन को क्या करता है, तो अम्लीय बनाता है। इस चीज को आप लोग जरूर याद रखना। साथ ही साथ हम बात कर सकते हैं कि भोजन में भोजन के सभी जीवाणु का, भोजन के सभी हानिकारक जीवाणु का ध्यान देना। भोजन के सभी हानिकारक जीवाणु के बारे में बात करते हैं। हानिकारक जीवाणु का क्या करता है भाई, हानिकारक जीवाणु का क्या करता है, तो हानिकारक जीवाणु को नष्ट करता है। मान लो कि हानिकारक जीवाणु को नष्ट हमारा लाइसोजाइम भी किया था, लेकिन अगर उसके बावजूद भी अगर करता है, इस चीज को ध्यान देना, अगर उसके बावजूद भी कुछ जीवाणु बच गए हैं तो उन सभी जीवाणुओं को, हानिकारक जीवाणुओं को हमारा ये HCl क्या करता है ना मेरे साथी, उसको नष्ट कर देता है, उसको खत्म कर देता है। अब ध्यान देना, यहां से हम बातें करते हैं कि चलो ठीक है, ये इंजाइम के बारे में मैंने बात किया, सॉरी ये हाइड्रोक्लोरिक एसिड। मेरे दोस्त हाइड्रोक्लोरिक एसिड बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग होता है। अगर किसी के ऊपर डाल दोगे ना, किसी के ऊपर आप डाल दीजिएगा तो व्यक्ति जल जाएगा। और हमारा उसका निर्माण हमारे पेट में हो रहा है, तो क्या हमारे पेट की दीवार नहीं जलते होंगे? तो इसके बारे में आगे हम बात करेंगे। मेरे साथी, मैंने बोला कि इसमें कुछ एंजाइम भी पाया जाता है। इसमें कुछ क्या होता है, तो इसमें कुछ एंजाइम भी पाए जाते हैं। इस चीज को आप याद रखना। अब वो एंजाइम में कौन कौन से, तो 2 एंजाइम होते हैं मेरे दोस्त। याद रखना कि एंजाइम कितना, तो 2 होता है, जिसमें से एक को हम लोग किस रूप में, एक को हम लोग प्रोपैप्सिन कहते हैं, एक हमारा प्रोपैप्सिन। जो दूसरा होता है उसको हम लोग किस रूप में, तो उसको हम लोग प्रोरेनिन के रूप में जानते हैं। इस चीज को आप लोग याद रखना भाई। ये जो प्रोपैप्सिन और प्रोरेनिन है ना, ये दोनों के दोनों जो एंजाइम होते हैं, दोनों के दोनों एक प्रकार के हमारे कैसे एंजाइम है भाई, तो इनएक्टिव एंजाइम होता है। ये दोनों के दोनों हमारे क्या है, इनएक्टिव एंजाइम है। इस चीज को आप लोग याद रखना। लेकिन हाँ भाई, हमारे जठर रस में ही पाया जाता है। ये जठर ग्रंथि से स्रावित होता है और जठर रस के अंतर्गत ही प्रोपैप्सिन और प्रोरेनिन जैसे एंजाइम निकलते हैं। अब इनको ये दोनों के दोनों क्या है, तो इनएक्टिव एंजाइम है। लेकिन ध्यान देना साथी, अगर इसमें हम बोल सकते हैं ना कि जब ये हमारा प्रोपैप्सिन HCl के साथ जुड़ता है, जब ये हमारा प्रोपैप्सिन और उसी में हमारा HCl भी है जठर रस में, ये HCl के साथ जुड़ता है, तो किस रूप में, तो ये पैप्सिन के रूप में कन्वर्ट हो जाता है। इस चीज को आपको याद रखना। किसके रूप में मैंने बोला, तो पैप्सिन के रूप में कन्वर्ट हो जाता है। सेम उसी प्रकार जब ये प्रोरेनिन जो है, ये किसके साथ, तो HCl के साथ जुड़ता है ना, तो ये जो है रेनिन के रूप में कन्वर्ट हो जाता है। मेरे दोस्त, इस चीज को आप लोग याद रखना। अब दोनों ये जो एंजाइम बना, अभी जो दोनों के दोनों एंजाइम बने ना मेरे साथी, याद रखना, अब ये दोनों के दोनों एंजाइम हमारे क्या हो गए, तो यह एक प्रकार के, अब क्या होंगे, तो यह एक प्रकार के एक्टिव एंजाइम होंगे। ठीक है, आप लोग जानते होंगे ये अब क्या होंगे भाई, तो एक प्रकार, ठीक है। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, बहुत जल्दी खत्म हो जाएगा भाई। पहले पढ़ाई तो करो यार, कब खत्म होगा? अरे बकल, सुबह सुबह मतलब अजीब अजीब क्वेश्चन है। सर अभी, सर 2 क्लास दे रहे हैं तो बायोलॉजी खत्म हो जाएगा। खत्म ही करने के लिए नहीं कराया जा रहा है। चलो, ये दोनों के दोनों हमारे क्या हो गए, दोनों के दोनों हमारे एक्टिव एंजाइम हो गए। इस चीज को आप लोग याद रखना। ये दोनों के दोनों हमारे क्या हो गए भाई, तो दोनों के दोनों हमारे एक्टिव एंजाइम हो गए मेरे साथी। इस चीज को आप लोग जरूर याद रखना। अब ये जो एक्टिव एंजाइम है, ये करते क्या, अब पैप्सिन और रेनिन हमारे एक्टिव हो गए। अब ये दोनों के दोनों के बारे में बात करते हैं कि जो हमारा पैप्सिन होता है मेरे साथी, अब ये पैप्सिन क्या करता है मेरे दोस्त, इस चीज को आप लोग याद रखना। ये जो पैप्सिन है, ये करता क्या है, तो हमारे प्रोटीन का डाइजेशन करता है। प्रोटीन के बारे में बात करते हैं। प्रोटीन को किस में, तो प्रोटीन को बोल सकते हैं कि प्रोटीन को पेप्टाइड में बदल देता है। पेप्टाइड में परिवर्तित करता है। इस चीज को आप लोग याद रखना। ये पेप्टाइड में परिवर्तित करता है, इस चीज को आप लोग जानना। यानी कि प्रोटीन हमारा एक प्रकार का कॉम्प्लेक्स रूप है और उसका एक सिंपल रूप पेप्टाइड ग्रुप में कन्वर्ट कर रहा है। इस चीज को आप लोग ध्यान देना। तो यहां से मैंने क्या बोला कि ये हमारे प्रोटीन क्या कर रहा है कि पेप्टाइड में चीजों को परिवर्तित कर रहा है, और जो दूसरा होता है उसको हम लोग किस रूप में, दूसरे वाले को हम लोग जो रेनिन कहते हैं। अब ये रेनिन क्या करता है भाई, तो रेनिन जो है दूध के प्रोटीन, मेरे साथ याद रखना कि दूध के प्रोटीन के बारे में बात करते हैं। तो जो दूध का प्रोटीन होता है उसको हम लोग किस रूप में, उसको हम लोग केसिन के रूप में जानते हैं। दूध के प्रोटीन केसिन को किसके अंतर्गत में, तो साथ याद रखना कि पैरा केसिन में, यानी कि पैरा हम बोल सकते हैं कि पैरा केसिन में कन्वर्ट कर देता है। पैरा केसिन के रूप में क्या करता है, तो पैरा केसिन में परिवर्तित करता है। पैरा केसिन में क्या करता है, तो परिवर्तित करता है। इस चीज को आप लोग याद रखना। पुनः हम बोल सकते हैं तथा पैरा कैसिन को हम बात करते हैं, तथा पैरा कैसिन के बारे में, तथा पैरा कैसिन को साथ ही याद रखना, तथा पैरा कैसिन के बारे में बात करते हैं कि इसको, ये जब फिर जो है किसके कंटेक्ट में, तो पैप्सिन को, पैप्सिन क्या करता है, तो पैप्सिन पेप्टाइड में कन्वर्ट, पेप्टाइड में
पेप्टाइड में परिवर्तित कर देता है मेरे साथी, पेप्टाइड में परिवर्तित कर देता है। इस बात को भी आपको याद रखना। तो यहां से मैंने क्या देखा कि हमारा पैरा क्या पैरा ये हमारा पैरा कैसीन है। तो साथी याद रखना कि हमारे रेनिन क्या करता है कि हमारे दूध के प्रोटीन को पचाने में मदद कर रहा है, जबकि वही हम लोग बात करते हैं कि जो हमारा कि अगर हम चर्चा करते हैं कि मान लो कि हमारा पेप्सिन है वो किसको तो प्रोटीन को पचाने में मदद कर रहा है। बात समझ में आ रही है? एक बार सभी लोग कमेंट करना, एक बार सभी लोग कमेंट करना एंजाइम के प्रकार हिंदी में। ए यार अजीब अजीब पगला करा, पेप्सिन को पेप्सी नहीं कहते हैं हिंदी में, सब कुछ हिंदी में जानेगा, पढ़ा लिखा नहीं है क्या एकदम। इसको पेप्सिन कहते हैं, इसको नो रेनिन कहते हैं। मैं बहुत ज्यादा कमेंट नहीं ले पाऊंगा, बात है क्लियर। मैं बहुत ज्यादा कमेंट नहीं ले पाऊंगा मेरे साथी, तो आप लोग जो है कमेंट उतना ना ही करो तो ही अच्छा रहेगा। मैं बार बार और ऐसा ना करो कि मैं आपको कमेंट को बंद करके पढ़ाना स्टार्ट कर दूं, ठीक है? अगर चीजों को देखोगे, ठीक है? चलो यहां तक बात समझ में आई कि नहीं आई? यहां तक HCl और इंजाइम की बात समझ में आई कि नहीं? इंजाइम के प्रकार हिंदी में सर, हिंदी में इसको पेप्सिन कहते हैं, हिंदी में इसको रेनिन कहते हैं। इतना पढ़े लिखे होंगे आप, हमको पता है, क्योंकि आप एक मान लो कि DLED की हो, BEd की हो, जो भी आप किए होंगे ना जी, तो इंटर के बाद ही किए होंगे, ठीक है? आप इतना तो पढ़े लिखे होंगे, ऐसा हमको पता है, ऐसा हमको फीलिंग आ रही है, ठीक है? यहां तक समझ में आया? अगर यहां तो कोई डाउट है तो क्वेश्चन करेंगे, अदरवाइज ऑल क्लियर करना सभी लोग, अदरवाइज ऑल क्लियर करेंगे सभी लोग, थंब करेंगे। और हाँ, अगर कोई प्रॉब्लम है तो क्वेश्चन करना डायरेक्ट, ठीक है? कमेंट करना भाई। अभी हम लोग बात करें, देखो अभी हम लोगों ने किसके किसके बारे में बात किया। अभी हम लोग HCl के बारे में, यहां से HCl निकला, HCl के बारे में बात करी, एंजाइम के बारे में बात किया। अब म्यूकस के बारे में बात करना भाई, म्यूकस क्या करता है ना, इसके बारे में चर्चा करेंगे, इसके बारे में हम लोग चर्चा करेंगे, ठीक है? पेप्टाइड क्या होता है भाई? पेप्टाइड प्रोटीन का एक सरल रूप होता है। प्रोटीन हमारे बहुत ज्यादा जटिल होते, कॉम्प्लेक्स होता है, उससे थोड़ा सरल रूप क्या होता है? पेप्टाइड होता है। और उससे थोड़ा सरल क्या होता है? तो अमीनो एसिड होता है। पहला क्लास देखना पाचन का, उसमें मैंने बताया इसके बारे में। पहला क्लास देखना पाचन का, मैंने इसके बारे में बताया, हाँ, ठीक है? अमाशय की दीवार पर एक ग्रंथि पाई जाती है, जिस ग्रंथि को जठर ग्रंथि कहते हैं, ठीक है? ठीक है देवी जी। चलिए अब हम बात करते हैं किसके बारे में, हमारी जो कहानी चलेगी म्यूकस के बारे में। मेरे दोस्त याद रखना, म्यूकस यानी कि जिसको हम लोग हिंदी में सलिस्मा कहते हैं। अब ध्यान देना कि म्यूकस क्या होता है। ये एक प्रकार, यह एक चिपचिपा पदार्थ है। यह एक क्या है? तो यह एक, साथ ही याद रखना कि यह एक चिपचिपा पदार्थ होता है। यह एक चिपचिपा पदार्थ होता है। देखो एक चीज मैं आपको बता देता हूँ, यकीन माना, आप किसी भी संस्थान से हो या फिर पढ़ोगे ना, आपको इतनी चीजों को लिख कर नहीं पढ़ाया जाता। बहुत सारी चीजें ऑनलाइन का मतलब ही होता है, अगर ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों में हम सेम पढ़ाने लगे तो फिर मतलब ही क्या रहा। तो इतनी चीज मैं लिख कर दे रहा हूँ आपके लिए ना, तो यकीन मानो कि वो आपके लिए बहुत ज्यादा बेनिफिशियल है और बहुत ही एक अच्छे से पढ़ाया जा रहा है, ठीक है? पेप्टाइड और पेप्टोन से एक ही रूप होता है सुधा सिंह, ठीक है? तो ध्यान देना कि आपको इतना लिख के नहीं, मैं चीजों को क्या करता ना, थोड़ा थोड़ा समझा समझा के आगे बढ़ जाता और एक दिन में एक चैप्टर खत्म कर देता, लेकिन नहीं, ऐसा मैं नहीं किया गया। इतने प्यार से, इतने मोहब्बत से पढ़ाया जा रहा है ना, तो चीजों को अच्छे से समझो। और हाँ, कुछ पढ़ के आओगे तो ही समझ में आएगा, ठीक है? हमें तो पता है कि आप इंटर करने के बाद DLED की होगे या फिर BEd की होंगे, तो आप पढ़े लिखे भी होंगे, लेकिन हमको ये नहीं पता है कि आप जो है बहुत दिनों से पढ़ाई को छोड़ रखे हैं, ठीक है? तो पाचन हो रहा, तो मुख का नाम तो सुने होगे ना, दांत तो पढ़े होगे, दांत होता है, दांत तोड़ देंगे, दांत से काट लेंगे, ऐसे सब किए होगे, ठीक है? तो चीजों को थोड़ा समझो भाई, इतना, ठीक है? ये म्यूकस क्या होता है? एक चिपचिपा पदार्थ होता है। ध्यान देना, मैंने अभी जस्ट बोला था कि हमारे HCl अगर हमारे किसी के ऊपर अगर डाल दिया जाए ना, किसी के ऊपर अगर HCl डाल दिया जाए तो उसका बदन जल जाएगा। लेकिन यहां पर क्या होता है, तो हमारा HCl हमारे पेट में ही है, हमारे पेट में ही HCl है।
अब ये बताना है कि भाई हमारा पेट में जो HCl है वो HCl क्यों नहीं हमारे पेट की दीवार को खत्म कर देता है? नहीं करता है। क्योंकि ध्यान देना कि यह क्या करता है भाई, ये म्यूकस क्या करता है, म्यूकस HCl के प्रभाव, HCl के हम बात करते हैं कि हमारा जो म्यूकस होता है ना, हम इस म्यूकस के बारे में बात करें, HCl के प्रभाव को कम कर साथ ही याद रखना, HCl के प्रभाव को कम कर अमाशय की दीवार का सुरक्षा करता है। अमाशय की दीवार के बारे में बात करते हैं। अमाशय की दीवार का क्या करता है? तो अमाशय की दीवार का सुरक्षा करता है। इस चीज को आप लोग याद रखना। मेरे साथी, मैंने क्या बोला तो ध्यान देना कि यह म्यूकस क्या करता है, तो यह एक प्रकार का चिपचिपा पदार्थ होता है, श्लेष्मा जिसको कहते हैं, और यह HCl के प्रभाव को कम कर अमाशय की दीवार का सुरक्षा करता है, और इस प्रकार से हमारे अमाशय जलती नहीं है। ठीक है, ये इस बात हमारी अमाशय जो है जलती नहीं है, इस चीज को आप लोग ध्यान देना। ठीक है, अब एक चीज आप लोग याद रखना भाई कि यहां से हमारी जो जठर रस है वहां से क्या क्या निकल रहा है, तो आप लोगों ने क्या क्या देखा। अगर जठर रस से बात करते तो HCl को भी आप लोगों ने देखा, एंजाइम को भी आप लोगों ने देखा, और म्यूकस को भी आप लोगों ने देखा। भाई ठीक है, इस जठर रस के अंतर्गत में तीनों चीज पाए जाते हैं जो कि हमारे जठर ग्रंथि के माध्यम से निकलते हैं। तो ये तीनों चीज क्या एक ही जगह से निकलता है? नहीं, ये तीनों को निकालने के लिए हमारे अलग अलग सेल होते हैं, और उस अलग अलग सेल में बात करते हैं कि कौन कौन से सेल होते हैं। भाई HCl का सिक्रेशन जो होता है ना, वो जो है एक ऑक्जेंटिक सेल के द्वारा होता है। मैंने क्या बोला, उस सेल का नाम क्या है? ऑक्जेंटिक सेल, जिसको हम अम्लजन कोशिका कहते हैं। जिसको हम लोग क्या कहते हैं? अम्लजन कोशिका कहते हैं। अम्लजन कोशिका कहते हैं। इस चीज को आप लोग याद रखना। इसको हम लोग किस रूप में? अम्लजन कोशिका के रूप में जानते हैं। इस चीज को आप लोग याद रखना। तो ये हमारा ऑक्जेंटिक सेल के माध्यम से HCl का सिक्रेशन होता है। वही हम बात करते हैं कि एंजाइम का जो सिक्रेशन होता है, ये एंजाइम का सिक्रेशन किसके माध्यम से? तो एक हमारा चीफ सेल होता है, जिसको हम मुख्य कोशिका कहते हैं, जिसको हम लोग क्या कहते हैं? मुख्य कोशिका कहते हैं। इस मुख्य कोशिका से इसका सिक्रेशन होता है। उसके बाद जो म्यूकस होता है ना, म्यूकस सेल के द्वारा होता है। ध्यान देना, ये म्यूकस जो है म्यूकस सेल के द्वारा इसका सिक्रेशन होता है, श्लेष्मा कोशिका के द्वारा। इस चीज को आप लोग याद रखना। तो ये जो हमारे मैंने बोला, ये सारे के सारे पार्ट मैंने आप लोग को बताया कि किस किस के माध्यम से इन सब का सिक्रेशन होता है मेरे साथी। तो मैंने आप लोग के सामने लिख दिया। इसका सिक्रेशन जो होता है ये अलग अलग सेल्स के माध्यम से होता है, जिस सेल को मैंने आप लोग के सामने रखा है। ये ऑक्जेंटिक सेल से HCl निकलता है। ऑक्जेंटिक सेल को हम लोग किस रूप में? तो इसको हम अम्लजन कोशिका कहते हैं। चीफ सेल से हमारा क्या होता है? एंजाइम निकलता है, जिसको मुख्य कोशिका कहते हैं। और म्यूकस सेल से हमारा म्यूकस निकलता है, जिसको हम म्यूकस सेल के नाम से जानते हैं। ठीक है, तो यहां से मैंने देखा कि HCl करता है क्या क्या है भाई? HCl के प्रभाव को कम करके हमारे अमाशय की दीवार का सुरक्षा कौन करता है? तो म्यूकस करता है। और ये पेप्सिन हमारे प्रोटीन को पेप्टाइड में या फिर पेप्टोन्स में, प्रोटीन का जो एक सरल रूप होता है ना, उसको पेप्टाइड और पेप्टोन्स के रूप में जानते हैं। ये उसमें कन्वर्ट करता है। डायरेक्टली टोटली कन्वर्ट नहीं कर रहा, ये टोटली जो है सिंपल फॉर्म में नहीं कन्वर्ट कर रहा, लेकिन हाँ उसका कुछ कन्वर्ट कर दे रहा है। इस चीज को ध्यान देना। और ये रेनिन क्या करा कि दूध के प्रोटीन, अब आपसे क्वेश्चन पूछ देगा कि दूध के प्रोटीन को क्या कहते हैं। अगर आपसे एक क्वेश्चन पूछ देता है भाई कि दूध के प्रोटीन को क्या कहते हैं, तो क्या बताओगे? तो दूध के प्रोटीन को कैसिन कहते हैं। और दूध के प्रोटीन जो कैसिन को उसको पैरा कैसिन में कन्वर्ट करने का काम कौन करता है? तो रेनिन करता है। अब वो रेनिन जो पैरा कैसिन हो गया, वो पैरा कैसिन पेप्सिन के साथ कन्वर्ट यानी कि कॉन्टेक्ट में आता है, तो ये पेप्टाइड ग्रुप में परिवर्तित हो जाता है। मेरे दोस्त, इस चीज को ध्यान देना। तो कुछ इस प्रकार से हम लोगों ने चीजों को देखा कि हमारे पूरी की पूरी कहानी बीती। और किसके बारे में? तो अमाशय के बारे में बात किया। अब इसके बाद हम लोग बात जस्ट करेंगे छोटी आंत के बारे में। अब इसके जस्ट बाद हम लोग चर्चा करेंगे छोटी आंत। लेकिन छोटी आंत से पहले ध्यान देना कि छोटी आंत से पहले हम लोग को बात करना होगा किसके बारे में? तो हम लोग चर्चा करेंगे अपने छोटी आंत से पहले हम लोग यकृत के बारे में हम लोग चीजों को देखेंगे। ठीक है, तो यहां से आप लोग देखो, थोड़ा सा हम लोग फिगर देख लेते हैं ताकि आप लोग फिगर के माध्यम से भी चीजों को समझो। सॉरी, इसमें मैं नहीं दिखा पाऊंगा, इसमें क्रोम नहीं है आज। इसमें क्रोम लग रहा है कल का फॉर्मेट हुआ है, क्रोम नहीं है। ओके, तो केसिन होता है। वेरी गुड। तो यहां से हम लोग चीजों को देखा। अब देखना, जैसे हम बात करते कि यहां पे मैंने फिगर बनाया था। मैंने फिगर किसका बनाया था भाई? एक बार कमेंट करना। तो मैंने फिगर जो बनाया था ना यहाँ पर, ये फिगर मैं मनीष सर का बनाया हूं, देख लेना। मनीष सर यहाँ पे हमारे खड़े हैं और इन्हीं का मैं फिगर बनाया हूं। ठीक है, तो ध्यान देना कि यहाँ पे जो हमारा क्या है, तो ये हमने बोला कि ये हमारा अमाशय, यहां से हमारी अमाशय स्टार्ट होती है और अमाशय के कुछ इस प्रकार से होता है।
ठीक है, ठीक है। और ये अमाशय के बाद हमारी एक नली स्टार्ट होती है मेरे दोस्त। इस नली को हम लोग किस रूप में, तो इस नली को कुछ इस प्रकार से होती है। इस नली को हम लोग छोटी आंत के रूप में जानते हैं। ध्यान देना, इसको हम लोग किस रूप में, तो छोटी आंत के रूप में जानते हैं। और ये जो छोटी आंत में हमारे जैसे ही भोजन अमाशय से छोटी आंत में जाता है ना, तो उससे पहले ही एक यहां पर एक बहुत बड़ी ग्रंथि होती है जिसको हम लोग यकृत कहते हैं। यकृत से कुछ निकलने वाले जूस, रस जो है इस हमारे इस छोटी आंत के अंतर्गत में आकर मिल जाती है। ठीक है, उसके बाद मैंने बोला कि यहां पर एक जो और एक ग्रंथि है, और यहां वाले ग्रंथि को हम लोग किस रूप में, तो अग्नाशय के रूप में जानते हैं, जो कि पत्ती आकार की होती है, जो कि हमारा पेनक्रियाज होता है। ठीक है, बाल उड़ गया है मनीष सर का। मनीष सर का दिखता है, मनीष सर किस तरह दिखता है फोटो। मनीष सर का बाल उड़ गया है, हाँ बाल जो है सीधा हो गया है। ठीक है, अब ध्यान देना कि जो छोटी आंत से, मैंने क्या बोला कि छोटी आंत से क्या होता है भाई, कि छोटी आंत से एक नली निकलती है और नली जो है यहां पर आकर प्रवेश करता है। अब ये नली क्या करता है ना, कि कुछ रस लेकर आता है। भाई इस नली को जानते हो क्या कहते हैं, इसको हम लोग यकृत कहते हैं। मेरे साथ ही इसको हम लोग लीवर कहते हैं, या वही हमारा जिगर है। आप बोलते हो ना जिगर के टुकड़े, तो वो लीवर का टुकड़ा होता है। ठीक है, कलेजा जो किसको बोलते हैं तो वो अलग होता है, ये लीवर का टुकड़ा यानी कि जिगर। ये अमरजीत कुमार सर, लेवलिका क्या होता है, लेवलिका कहाँ लिखे हैं? तुम कभी से क्यों कमेंट कर रहा है भाई, लेवलिका? तुम लेवलिका पे अटके रहोगे कि आगे बढ़ोगे, ये बताओ अमरजीत कुमार। ये लेवलिका कहाँ लिखे हैं भाई, हमको समझ में नहीं आ रहा लेवलिका, तुम इसलिए हम तुमको इग्नोर कर रहे हैं। भाई ये लवलिका क्या होता है, हमको समझ में नहीं आ रहा यार। समझ में, फिर वो लवलिका क्या होता है? ठीक है, तो ये ध्यान देना कि हम लोग बात करेंगे पहले यकृत के बारे में, और ये जो हमारा अंग है ना, उसको हम लोग अग्राशय कहते हैं। भाई इसके बारे में मैं कल फिगर में आपको बहुत अच्छी तरीके से दिखाऊंगा, कि मैं दिखाऊंगा कि होता क्या है। ठीक है, तो हम लोग बातें करेंगे किसके बारे में, यकृत के बारे में। ठीक है, लेकिन यकृत के बारे में आज ही बात नहीं हो पाएंगी, क्योंकि आज तो आपकी अगली क्लास भी है ना। आज आपकी अगली क्लास है कि स्टार्ट कंटिन्यू किया जाए। कमेंट करना, आप लोग कमेंट करोगे तो ही हम लोग बात को आगे बढ़ाएंगे। अगली क्लास है या फिर इसको कंटिन्यू किया जाए? और भी साथी, चलो ठीक है, इसके आज हम लोग इतनी क्लास को इतनी तक हम लोग लास्ट करते हैं। अब ये बताओ कि आपको कोई डाउट है यहां तक? आपको कोई डाउट है यहां तक तो कमेंट करना, अदरवाइज ऑल क्लियर करना। और सेशन कैसा लगा इसके बारे में बताना। चलिए ठीक है, तो नेक्स्ट क्लास आप लोग करो मैथ्स का, फिर हम लोग मिलते हैं अगले क्लास में। ठीक है, रुको। ठीक है, तो नेक्स्ट क्लास करिए आप लोग, फिर हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। आज ही हम लोग मिलेंगे। ठीक है, तो उसके अंतर्गत हम लोग चीजों को और देखेंगे। और हाँ, अब जो कमेंट नहीं लेने वाले हैं। ठीक है, तो यहां तक जुड़ने के लिए आप सभी साथियों का बहुत बहुत धन्यवाद। फिर मिलते हैं अपने अगले एपिसोड में, तब तक के लिए जय हिंद एंड लव यू।